एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम 9th क्विज सेशन लेके आए हैं और ये कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एज इनकम फॉल्स कंजम्पशन डिक्लाइंस बट प्रोपोर्शनेटली लेस दैन द डिक्रीज इन इनकम बिकॉज द कंज्यूमर डिज़ायर्स टू सस्टेन प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस इज़ कॉल्ड, यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है। तो हम इन इफेक्ट ऑप्शंस को थोड़ा समझें पहले, इसको आंसर करने से पहले। तो जो पहला ऑप्शन था वो है रैचेट इफेक्ट। तो रैचेट इफेक्ट सजेस्ट करता है कि क्या करता है रैचेट इफेक्ट सजेस्ट, इट सजेस्ट दैट व्हेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल फॉल देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉल मच। इनकम अगर वो गिरता है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं गिरता। This is partly because of the fact that people are conscious of the society they live in and do not want to show their neighbor that they can no longer afford to maintain their early standard of living and because they are accustomed to that level of consumption. वो social conscious मतलब social status के बारे में ज़्यादा aware है, इसलिए ये है ratchet effect। ये सब briefly मैं discuss कर रही हूँ। Next है wealth effect. Wealth effect examines how a change in personal wealth influences consumer spending and economic growth. Rising wealth has a positive impact on consumer spending. तो wealth एक stock concept है. At a particular time, wealth is fixed and it is comprised of savings, bond, property, assets. Some life cycle theories of consumer spending state that wealth is an important factor in determining spending, with household using wealth to smooth consumption over a life cycle. Therefore changes in wealth will influence दिस एवरेज लेवल ऑफ स्पेंडिंग। तो वेल्थ एक स्टॉक कंसेप्ट है, तो वो क्या है, एवरेज लेवल ऑफ स्पेंडिंग को अफेक्ट करता है। लाइफ साइकिल थियोरीज में वो अप्लाइड होते हैं। ओके, एंड राइजिंग वेल्थ हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग। वेल्थ ज़्यादा हो तो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मैं ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट है द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो द आइडिया ऑफ इज़ दैट पीपल एक्सपेक्ट और वॉन्ट टू बाई और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी दैट other people are able to have them. तो ये concept demonstration effect है in consumption and it was formulated by Duesenberry and is an interpersonal framework. This idea led to the formation of relative income hypothesis in consumer। क्योंकि relative क्यों, आपका idea of मतलब क्या बोलते हैं उसको, the idea that people expect or want to buy, जो purchasing का जो idea है वो depend करता है दूसरों को देखकर। Other people are able to have them, ठीक है। By emphasizing relative income as a determinant of consumption, the relative income hypothesis suggests that individuals or household try to imitate करना या कॉपी करने की कोशिश करते हैं the consumption levels of their neighbors or other families in a particular community. This is called Duesenberry effect या demonstration effect. Okay. So this is the next question. तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है एज इनकम फॉल्स कंजम्पशन डिक्लाइंस प्रोपोर्शनेटली लेस दैन द डिक्रीज इन इनकम बिकॉज कंज्यूमर डिज़ायर्स टू सस्टेन देयर प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये ऑप्शन ए होगा, रैचेट इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिग्स और स्लर्ट्सकी के ऊपर। तो ये पहला क्वेश्चन है ऑन हिग्स एंड स्लर्ट्सकी। स्लर्ट्सकी इक्वेशन डील्स विद डिकम्पोजिशन ऑफ, देखिए हिग्सियन और स्लर्ट्सकी इफेक्ट ये दोनों ही डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट दिखाते हैं। हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हम पढ़ लेते हैं हिग्स इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन स्लर्ट्सकी, हिग्स और स्लर्ट्सकी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम ये आंसर करेंगे। ठीक है, और जिसको पता है वो खुद ट्राई कीजिए आंसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इनकम व्हाट विच मेथड इज़ यूज्ड बाय हिग्स टू एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज चेंज। तो ये है चारों ऑप्शंस। ओके, सो लेट अस डिस्कस Higgs-Allen substitution effect. So Higgs-Allen explained the substitution effect with the principle of compensating variation in income. They make the consumer remain in the same indifference curve. Okay, same indifference curve में consumer रहता है.
ठीक है, और स्टडी करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्यू टू प्राइस चेंजेस, ड्यू टू प्राइस चेंज। ओके, तो द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस विथ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड, ये हम जानते हैं। देखिए ये है बजट लाइन PL, तो जब प्राइस ऑफ गुड एक्स कम डिक्रीज होता है तो क्या होता है, बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये हम जानते हैं बजट लाइन के कंसेप्ट से। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस, कंज्यूमर का रियल इनकम डिक्रीज हो जाता है विद द प्राइस ऑफ द गुड while his money income remains unchanged. Okay, the consumer feels better off than before. Now to keep the consumer in his previous position, we make a compensatory reduction in the money income to cancel out the gain in the real income. Real income का gain cancel out करने के लिए हम एक compensatory reduction करते हैं money income का, ठीक है, in such a way that the consumer is neither better off or worse off. Okay, now the substitution effect is based on Hicks-Allen's approach, this particular substitution effect. So with the given money income and the given prices of two goods X and Y, money income तो given है और given prices है, तो हमारा price line है PL, ठीक है, जहाँ पर हमें एक equilibrium मिलता है at Q1, फाइन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, IC1 tangent होता है, then corresponding to this Q1 he purchases OM units of X and ON units of Y. Fine. Now while the price of good falls, while the price of good Y and money income of the consumer remaining the same. Okay, price of good X fall करता है, Y का income और Y का price same रहता है. The price line will shift to PL1. PL1. Okay. Now, the consumer's real income or purchasing power increases with the fall in the price. मतलब purchase करने की क्षमता increase in the real income increase हो जाता है। तो इन substitution effect को study करने के लिए इस increase जो होता है real income का, ये it should be nullified. तो to देखिए रियल इनकम शुड बी nullified. Real income should be nullified by reducing the money income of the consumer by the amount in such a way that the consumer remains on the same indifference curve in which he was before. तो क्या होता है, द प्राइस लाइन जो PL1 पोजीशन में शिफ्ट होता है वो इट शिफ्ट्स डाउन टू पोजीशन AB, आप देख सकते हैं। तो क्या कहा मैंने कहा कि देखिए हमको मनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए जो रियल इनकम का इंक्रीज होता है उसको नलीफाई करना पड़ेगा। तो उसको नलीफाई करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर एक बजट लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज टेंजेंट टू द सेम IC. ओके फाइन, सो द प्राइस लाइन विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स, ओके, एंड इट इज़ ड्रॉन पैरेलल टू PL1 और इस प्राइस लाइन AB टच करेगा टेंजेंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व एट पॉइंट Q2. ओके, तो मतलब जो प्राइस लाइन AB है, द कंज्यूमर इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है Q2 पर ऑन IC, ठीक है। तो इस Q2 पर उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है सेम एज Q1, राइट, उसको सेम एज Q1 सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व में है, फाइन। लेकिन वो अपना परचेज ऐसे अरेंज करेगा न्यू इक्विलिब्रियम में कि वो ज़्यादा X खरीदेगा देन बिफोर एंड लेस ऑफ Y। तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो X परचेज को इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम OM टू OM1, ओके, X परचेज को वो इंक्रीज कर रहा है और Y परचेज को वो रिड्यूस कर रहा है। पहले वो ON खरीदता था, अब वो ON1 खरीद रहा है, ठीक है, फाइन। सो ही मूव्स फ्रॉम द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट Q1 टू Q2
बट इन डिफरेंस कर्व सेम है, ठीक है, ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस। तो इसको हम हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो स्लट्सकी ने भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सप्लेन किया है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब स्लाइटली डिफरेंट है। वो कंसिडर करते हैं यहाँ पर, मतलब ही डज नॉट कंसिडर कंपेंसेटिंग मेथड टू नलिफाई द इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस, नॉर कीपिंग द ओल्ड इंडिफरेंस कर्व एज वेल। हिक्स में ओल्ड इंडिफरेंस कर्व रहता था, नलिफाई की कंसेप्ट आते थे, बट यहाँ पर वो नहीं है, वो सब नहीं है। बट वो क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं रियल इनकम का इंक्रीज ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, और कंज्यूमर को हायर इंडिफरेंस कर्व में ले जाते हैं, ठीक है। तो प्राइस फॉल होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। प्राइस फॉल होने से आप देख सकते हैं प्राइस शिफ्ट होता है, तो रियल इनकम इंक्रीज होता है। इनकम मतलब रियल इनकम, हम इनकम को वाई से डिनोट कर रहे हैं, रियल इनकम इंक्रीज होता है। ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, लेकिन इंक्रीजेस बाय व्हाट, द बाय कॉस्ट डिफरेंस, इंक्रीजेस बाय कॉस्ट डिफरेंस। तो ये कॉस्ट डिफरेंस क्या है? The cost difference is found out by the difference between the cost of the cost of the quantity of a commodity purchased at old price and the cost of the same quantity of that commodity at new price. तो old मतलब जो commodity है उसका cost कितना है, quantity of the commodity purchased जिसका जो है उसका cost कितना है at old price, okay, and the same quantity being purchased at न्यू प्राइस, क्योंकि प्राइस तो फॉल कर रहा है नहीं, तो उसका कॉस्ट डिफरेंस हम निकालते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एग्जांपल से, तो आपको और समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ओल्ड प्राइस अगर हो, ओल्ड प्राइस दिस इज से फॉर एग्जांपल ₹10, एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका ओल्ड प्राइस है ₹10, ठीक है, और न्यू प्राइस जो प्राइस डिक्रीज हो रहा है वो है, मैं NP लिखती हूँ, एन प्राइस, ओके, सो न्यू प्राइस वो है ₹8, ओके, सो दैट इज डिक्रीज इन द प्राइस। सो द यूनिट ऑफ द कमोडिटी परचेज इज 10 kg, फॉर एग्जाम्पल ये है 10 kg, दिस इज द कमोडिटी एक्स, अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स, ओके। तो अब क्या निकालना है, अब हमें कॉस्ट डिफरेंस निकालना है। तो कॉस्ट डिफरेंस है, कॉस्ट डिफरेंस बेसिकली है क्या होगा, 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 8। तो ये क्या होगा आंसर, ये होगा 20। तो ये है कॉस्ट डिफरेंस। तो so now in order to find out Slutsky substitution effect, consumers money income must be reduced by the cost difference. Slutsky substitution effect निकालने के लिए consumers money income must be reduced. Consumers money income must be reduced by what? By the cost difference. Okay, so consumers money income must be reduced by the cost difference, which will make him able to purchase the old combination of good if he, मतलब यहाँ पर भी मनी इनकम रिड्यूस हो रहा है, बट बाय द कॉस्ट डिफरेंस विच विल मेक हिम purchase, enable him to purchase the old combination of good if he so desires, or make him go to higher indifference curve. तो ये कैसा होता है देखिए, तो दोनों कमोडिटी गिवन है, PL है इनिशियल प्राइस, अब प्राइस डिक्रीज होके PL1 पे जाता है, ठीक है। इनिशियल आप कंज्यूम कर रहे हैं OM अमाउंट ऑफ X एंड ON अमाउंट ऑफ Y is okay. Now suppose the price of the X falls, we know that, तो X fall करने से the real income of the consumer increase हो जाएगा। तो कितना increase हुआ है वो हम वर्कआउट करते हैं कॉस्ट डिफरेंस से, फाइन, जो मैंने अभी अभी दिखाए हैं आपको। देन द कंज्यूमर्स मनी इनकम मस्ट बी रिड्यूस बाय द कॉस्ट डिफरेंस बाय AB। AB जो है
वो मनी इनकम इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट डिफरेंस, ये कॉस्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो मनी इनकम रिड्यूस्ड मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट डिफरेंस, और ये प्राइस लाइन ए बी जो है इट इज़ ड्रॉन पैरेलल टू PL1 विच पासिस थ्रू द पॉइंट Q, मतलब इनिशियल IC जो है IC1 उस IC1 के इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच बीच जाते हैं विच पासिस थ्रू द पॉइंट Q, ओके, एंड बिकम्स टेंजेंट टू T, और जो IC2 है उसके ऊपर टेंजेंट होता है। आई एम डिलीटिंग दिस देन इट विल बी क्लियर। देखिए यहाँ पर ये Q है और टेंजेंट होता है T से, ठीक है, टेंजेंट टू द T टू इंडिफरेंस कर्व टू ऑब्वियसली, और द प्राइस लाइन जो होता है वो शो करता है इनकम विच इज़ इक्वल टू AP in terms of Y और BL1 in terms of X, ओके। तो मतलब ये क्या होता है, ये होता है AP in terms of Y और BL1 और either this or this, or BL1 in terms of X has been taken from the consumer, okay, because we are reducing this, okay, we are taking away the cost difference, right? तो इसलिए हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर, तो इसलिए क्या होता है जो प्राइस लाइन ए बी जो पास करता है पॉइंट क्यू से, ठीक है, इसलिए पॉइंट क्यू से पास करता है और कंज्यूमर can buy the combination at Q if he so chooses, as Q lies on the price line AB, but he will not buy the combination at Q since X is now relatively cheaper and Y is dearer than before, and so a fall in the price of X will induce him to rearrange the purchases of X and Y and reach the new equilibrium at point T or indifference curve IC1, ठीक है। तो ये है स्लर्ट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि प्राइस इफ़ेक्ट को हम इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में डिकम्पोज करते हैं, तो ये है हिक्शियन एनालिसिस। तो हम ये तो जानते हैं हिक्शियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, तो क्या है कि जो अमाउंट ऑफ मनी जो उससे निकाला गया था उसको अगर वो दिया जाता है, इफ़ इट इज़ गिवन बैक टू हिम, तो क्या होगा कि ही वुड मूव फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R ऑन दिस IC2। ये जो मूवमेंट होता है ये तो हमें पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर पहले इनिशियली OM खरीदा था, अब वो ज़्यादा X खरीदेगा बिकॉज X इज़ मोर चीपर, ओके, सो ही विल बाय मोर MM1, मोर ऑफ MM1 of X for Y, that is substitute that। लेकिन जब if the, like for example, if the money of if the amount of money income which was taken away from him is now given back to him, he would then move from Q to R to a higher indifference curve, that is IC2, और इस movement को हम कहते हैं income effect, ठीक है। तो इस income effect के वजह the consumer M1 M2 ज़्यादा X खरीद लेगा, ठीक है। तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, P1 to R जो है, P1 to R ये है प्राइस इफेक्ट, P1 to R इस एंटायर को हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं, विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट फ्रॉम P1 to Q, एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज P1 to Q एंड इनकम इफेक्ट दैट इज फ्रॉम Q to R, ओके। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं MM2, that is this one, this is a price effect, is equal to MM1, okay, plus M1 M2, that is income effect, ठीक है। तो ये है इन्फीरियर गुड का केस। इन्फीरियर गुड का गुड में क्या होता है, इन्फीरियर गुड में नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एनालिसिस कुछ ऐसा होगा, MN जो है, ठीक है, MN इज़ एक्चुअली द प्राइस इफेक्ट। तो यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू MT माइनस NT, MT माइनस NT। So MT is the substitution effect, MT ये भी एक एलन का ही एनालिसिस है, और NT है नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ओके। तो क्या है कि कंज्यूमर
कंज्यूमर इज परचेजिंग फर्स्ट OM यूनिट्स ऑफ X, ओके, फिर प्राइस फॉल होके प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाता है, उसका नया इक्विलिब्रियम उसको मिलता है प्राइस शिफ्ट होने से R IC2 में, जो कि टेंजेंट है PL1 में, फाइन। अब क्या होता है कि वो परचेज करता है MN मोर ऑफ X ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ओके, तो इसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं, फाइन, क्योंकि इंफीरियर गुड का एनालिसिस तो हम इनकम से करते हैं, राइट, तो इसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अब अगर हम इनकम इफेक्ट को सेपरेट करेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, तो जो मनी इनकम जो होता है उसका, वो इट इज़ ऑफ द कंज्यूमर इट इज़ रिड्यूस्ड, मनी इनकम रिड्यूस्ड हो जाते हैं, किया जाता है to keep his real income as constant by compensating variation in income in such a way that the price line PL1 it shifts parallel, ऐसे ही हम करते हैं पैरेलल पोजीशन में हम शिफ्ट करते हैं AB विच इज़ टेंजेंट टू द इनिशियल इंडिफरेंस कर्व IC1 एट पॉइंट Q। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये पैरेलल हो जाता है तो हमें एक Q पॉइंट मिलता है, राइट, तो इस P1 Q को हम P1 से Q ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, जो कि इंडिफरेंस कर्व 1 में दिखाया जाता है इन हिक्शियन सेंस। तो क्या है, सो it would kind of like induce the consumer to buy MT more of X, okay, that is substitution effect, यहाँ से यहाँ MT more of X, लेकिन negative income effect it gives him back to minus NT, okay, so because now if the amount of money which was taken away from him from him is given to him, then he will move from Q to R, okay, he will move from Q to R, and this movement from Q to R which is the opposite direction, क्योंकि जो money उससे निकाला गया था अगर it is given to him, then he will move from Q to R, so you moves to IC2 and this negative income effect is represented in this way. Next, a decomposition of price effect into substitution and income effect according to Slutsky. तो Slutsky ने explain किया है which is slightly different from Hickshian view. तो हम Slutsky का cost difference concept हमें I guess clear है in terms of substitution effect, right? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो T से R का जो movement होता है उसको हम कहते हैं income effect, okay, fine. Q से R जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, ओके, एंड वी आर स्प्लिटिंग इट, हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्लट्सकी का डिस्कस किए हैं, ओके, सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हैज़ बीन डिस्कस। तो बेसिकली क्या है कि विथ price line AB the consumer can buy at Q definitely, okay, if he chooses so, but he will not buy the combination Q since X is now relatively cheaper than before, and it will induce him to rearrange the purchases of X and Y, and he'll reach the new equilibrium T. Now at T he will purchase MN more of X, fine, this is clear I hope, MN more of X substitute कर लेगा वो, अच्छा, फिर तो मूवमेंट Q to T सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, अगर नाउ इफ द मनी इनकम विच वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम इज गिवन बैक टू हिम, मनी इनकम जो उससे निकाला गया था इज गिवन बैक टू हिम, तो वो T से R पे मूव करेगा टू IC3, ठीक है, तो उसके लिए जो उसको मनी इनकम जो उसको मिला है फिर से जो उससे निकाला गया था वो NS अमाउंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। सो इट्स बेसिकली लाइक MS इज इक्वल टू MN प्लस NS, MN price effect and MN is substitution effect and NS is the income effect. Okay, so basically the only difference between the Hickshian and Slutsky view is that Hicks considers movement of the consumer as a result of substitution effect along the same indifference curve, or Slutsky consider करते हैं movement of the consumer as a result of substitution effect from a lower indifference curve to a higher indifference curve. Okay. नेक्स्ट एनालिसिस है गिफन गुड तो हम जानते हैं कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो हम जानते हैं गिफन गुड क्या होता है, लाइक the good whose demand increases with the increase in price and vice versa. तो given good price और quantity purchase move in the same direction, तो price जब fall होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं price जब fall होता है तो क्या होता है, price fall होने से
there is a reduction in the quantity purchased, right? तो यहाँ पर price it was at A, it was at here, so price fall होने से there is a reduction. So initially the consumer is at equilibrium at the point G, okay, at the point G when the price line is AB, which is tangent to the indifference curve IC1, और फिर he purchases OM1 units, okay, OM1 units वो purchase करता है, but price fall होने से क्या होता है, with a fall in the price line shifts to AC, okay, तो हमारा AC shift होने से क्या होता है, we get a new equilibrium at the point F, okay, तो quantity decreased हो जाते हैं and he consumes OM2, okay, fine. So as OM2 is less than OM1, it shows that Q1 is a given good, fine, क्योंकि law of demand नहीं follow करते हैं, hence the movement from point G to F जो होता है G to F, ये है G to F जो movement है, इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, ओके, प्राइस इफेक्ट, ओके। अगर अब हम अज्यूम करेंगे, इफ वी अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ Q2 डज नॉट फॉल and income of the consumer is increased in such a way so as to keep him on the same indifference curve, that is IC2, तो क्या होता है, प्राइस लाइन शिफ्ट होता है पैरेलल टू द इनिशियल बजट लाइन, दैट इज AB, यहाँ पर इनिशियल बजट लाइन से पैरेलल होता है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ Q2 चेंज नहीं होते और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होता है इन सच अ वे दैट इज इट कीप्स हिम ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व IC2, okay. So we draw so the price line basically shifts parallel to the right of the initial budget line, क्योंकि given good है तो opposite होगा, and becomes DH which is tangent, I'm sorry, yeah, becomes DH which is tangent to IC2, ये DH tangent है IC2 का, DH is tangent to IC2, okay. So at the point E, fine, point E पे होता है and at this point E वो purchase करता है OM3 units, तो यहाँ पर G to E का जो movement है उसको हम कहते हैं income effect, due to that is income effect the consumer purchase M1 M3, due to income effect the consumer purchases M1 M3 less, okay, of Q1, और movement from E to F जो होता है जो कि substitution effect है, तो substitution effect के लिए वो M3 M2 ज़्यादा consume कर लेते हैं, this is M1 M3 less, okay, due to income effect, and due to substitution effect he consumes M3 M2 more of Q1, okay, remember this. So here M1 M3, that is the negative income effect, M1 M3 is greater than that of M1 M3. What is M1 M3? M1 M3 is the negative income effect, so M1 M3 is greater than that of M3 M2, which means that the strength of the income effect is greater than the substitution effect, and इसलिए consumer purchases M1 M2 less of Q1 as the price falls, okay. तो ये है given good. तो चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हिक्शियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये तो इजी है, मूवमेंट अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच मेथड इज़ यूज टू एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट व्हेन द प्राइस इन यूज बाय हिग्स एक्चुअली, तो ये है कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, ओके। और तो चलिए अब रिवील्ड प्रेफरेंस पे जाते हैं। ये है पहला क्वेश्चन ऑन रिवील्ड प्रेफरेंस। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न गिवन है। रिवील प्रेफरेंस थियोरी एक्सक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन गुड्स, और रीज़न है रिवील प्रेफरेंस थियोरी कंसिडर्स ओनली पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो जिसको आंसर पता है वो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर रिवील प्रेफरेंस थियोरी। दोनों स्टेटमेंट गिवन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिवील प्रेफरेंस रिजेक्ट्स, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन।
तो ये है रिवील प्रेफरेंस के कुछ बेसिक्स। रिवील प्रेफरेंस का प्रीवियस थियोरी कार्डिनल बाय मार्शल, ऑर्डिनल बाय हिग्स, उसके फिर रिवील प्रेफरेंस जो है वो पॉल सैमुअल्सन ने दिए थे। तो रिवील प्रेफरेंस थियोरी वाज प्रोपाउंडेड बाय पॉल सैमुअल्सन एंड दिस थियोरी स्टडीज द बिहेवियर व्हाइल मेकिंग चॉइसेस। इसको हम बिहेवियरल ऑर्डिनल थियोरी भी कहते हैं। देखिए हमें पता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो होते हैं, कंज्यूमर्स का प्रेफरेंसेस लाइक ट्रांजिटिविटी, देन convexity, that is averages are preferred to extremes. Okay, so ये सब कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस है जिसके लिए हमें यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूटिलिटी फंक्शन द चॉइसेस आर मेड। ओके, तो ये एज पर ऑर्डिनलिस्ट या कार्डिनलिस्ट का एनालिसिस है। लेकिन रिवील प्रेफरेंस का ठीक ऑपोजिट है। लाइक आप चॉइसेस, कंज्यूमर चॉइसेस डिफाइंस द यूटिलिटी फंक्शन एंड फ्रॉम देयर वी गेट द प्रेफरेंसेस। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो यहाँ पर इसलिए ये है बिहेवियरल ऑर्डिनल यूटिलिटी थियोरी, एंड अनलाइक यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिस मेथड इज नॉट इंट्रोस्पेक्टिव, दैट इज सेल्फ एनालाइजिंग. Okay, and this implies that while the former to assumes that consumer knows his preference clearly based upon which they make their choices, the latter, that is the revealed preference, is non-introspective, मतलब ये observational है, ठीक है, and it derives preferences based upon the previous choices made by the consumer. Okay, तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर सपोज ये एक बंडल है जो बजट लाइन के ऊपर है ना। सपोज ई डी ये सब ये भी एक बंडल है, कमोडिटी बंडल, लेकिन ये बंडल जो है ये लेस प्रेफर्ड बंडल है, लेस प्रेफर्ड, ये बंडल लेस प्रेफर्ड बंडल है क्योंकि पूरा इनकम इस पे स्पेंड नहीं होता है। और ये बंडल जो बजट लाइन की है ये है मोस्ट प्रेफर्ड बंडल, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बजट अमाउंट एग्जॉस्टेड होता है। फाइन, तो इसलिए कंज्यूमर प्रेफर करते हैं ए को, कंज्यूमर प्रेफर्स ए because at A he is consuming all his money income, तो इसलिए A is revealed preferred, मैं RP लिखती हूँ, A is revealed preferred to say for example यहाँ पर B हम लेते हैं B. ओके, सो A is ऐसे लिखता है preferred to B. ओके, फाइन, क्योंकि ए पूरा का पूरा ये अफोर्डेबल है, बी बंडल अफोर्ड कर सकते हैं आप, लेकिन यू प्रेफर ए बिकॉज यू आर फुल्ली यूटिलाइजिंग द एंटायर अमाउंट. ओके, सो दैट्स व्हाई यू प्रेफर ए दैन बी. ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि तो बेसिकली ये है ए इज़ रिवील्ड प्रेफर्ड टू बी, और वीक एक्सियम रिवील्ड प्रेफरेंस ये कहता है कि लाइक देखिए आप x1 x2 एक कमोडिटी बंडल है और उसको आप रिवील्ड प्रेफर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2. ओके, फाइन, तो वीक एक्सियम रिवील्ड प्रेफरेंस यही होता है. ऐसा नहीं होता है कि आप अगर x1 x2 को रिवील प्रेफर कर रहे हो y1 y2 से, देन इट कैनॉट हैपन दैट y1 y2 विल बी रिवील्ड प्रेफर टू x1 x2. ये नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एक्सियम रिवील्ड प्रेफरेंस. तो इस स्ट्रॉन्ग एक्सियम रिवील्ड प्रेफरेंस में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस बजट लाइन को कंसिडर करेंगे, देन C will be preferred over A, right? Okay, and if we consider this one as well, then B will be preferred over A, C will be preferred over A, B will be preferred over A. So if C is preferred over A and B is preferred over over A, then C will be preferred over B. That is what strong axiom revealed preference dictates. Okay, that is the law of transitivity. तो यहाँ पर की पॉइंट्स जो है,
तो यहाँ पर की पॉइंट्स जो है, सैमुअलसन रिजेक्ट करता है हिक्शियन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सैमुअलसन प्रूव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रूव करता है डिमांड थियरम ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है सैमुअलसन्स रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी कैनॉट एनांशिएट द डिमांड थियरम व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। सो बोथ द इंफीरियर गुड केस एंड गिवन पैराडॉक्स केस यहाँ पर नहीं अप्लाइड होते हैं। और रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी asserts that the best way to measure consumer preference is to observe their purchasing behavior. कंज्यूमर प्रेफरेंस का बेस्ट वे मेजर करने के लिए उसका परचेजिंग बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। एंड बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग विच इम्प्लाइज दैट देयर इज डेफिनेट ऑर्डरिंग ऑफ वेरियस combinations in consumer scale of preference, and therefore the choice of a combination by a consumer reveals his definite preference for that overall other alternatives open to him. इसका मतलब है कि this is based on strong ordering. Okay, तो ये है की पॉइंट्स बेस्ड ऑन रिवील्ड प्रेफरेंस। नाउ जब हम आंसर करेंगे तो और क्लियर हो जाए। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है। अब वीडियो फॉरवर्ड करके अब देखिए, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट से डील करता है। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट का आंसर होगा, देखिए रिवील प्रेफरेंस थियरी गिवन गुड्स को इंक्लूड नहीं करता है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, तो इसका आंसर डी होगा। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है revealed preference demand theory is on the basis of positive income elasticity of demand. ओके, इसका आंसर ए होगा क्योंकि पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी होगा। See, revealed preference is based on strong ordering which defines that there is a definite ordering. इसका एक definite ordering होता है various combinations in consumer scale of preference. consumer का एक scale of preference होता है, उससे एक ordering definite ordering होता है। combination by the consumer जो choice करता है वो reveal करता है उसका definite preference. ओके, सो इसका strong ordering होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। And this one is revealed preference. It's very easy. Hickshian substitution effect को reject करता है। ओके, ये एक रिविजन क्वेश्चन है। ये तो इन्फीरियर गुड होगा क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट का लेस है पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। और लास्ट वन एक सम है। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड में सम क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने ये सम दिया है। मैंने इस टाइप का सम प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिटेल्स में दिया है, पर फिर एक बार मैं सॉल्व पूरा करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये है, देखिए डिमांड फंक्शन। इसका आंसर ए होगा। आई एम सॉरी, आई हैव जस्ट शोन यू द आंसर, बट अब देखिए इसका सोल्यूशन। देखिए कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। वेट, तो आई हैव डन दिस। तो हम कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे है एरिया अंडर द डिमांड कर्व फ्रॉम क्वांटिटी 0 to 8, क्योंकि 8 गिवन है एज द क्वांटिटी। सो 144 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। और कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो है डिमांड फंक्शन इनटू क्वांटिटी, तो उसको सॉल्व करके एक्स को हम 8 प्लेस करके हमें 640 मिलता है। अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे 144x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ओके, फिर हम x को ये बेसिकली x क्यूब बाई 3, ये 0 to 8 होगा। तो अब हम 8 को पुट करेंगे 144 इंटू 8 माइनस 8 क्यूब बाई 3, जो कि 981.3 मिलता है। तो 981.3 माइनस 640 इज इक्वल टू 341.33। तो कंज्यूमर्स आप समझ सकते हैं ना कि एरिया अंडर द डिमांड कर्व, देखिए ये इस डिमांड कर्व के नीचे जो एरिया है वो हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं टिल द क्वांटिटी विच हैज़ बीन कंज्यूम्ड। ये 8 है। सो बेसिकली 0 to 8 द एरिया अंडर द डिमांड कर्व, ये हम इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं। ओके, और उसके बाद हम देखिए, तो ये एरिया अंडर द डिमांड कर्व हम निकालते हैं फाइन टिल द क्वांटिटी दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ये है कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे, और ये है कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर जो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। ओके, so this is the thing. So that's it. Thank you for watching. Keep watching, keep learning,
एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक इट इफ़ यू लाइक कीजिए अगर पसंद हो. स्टे सेफ. ओके, बाय बाय.